क्या आप $1 मिलियन की ऑफर के लिए बटन दबाएंगे अगर इसकी कीमत किसी अनजान इंसान की मौत हो? नासा के डिप्टी डायरेक्टर को नासा के रिसर्च सेंटर की लीडरशिप से एक मेमो मिलता है। इसमें बताया गया है कि एक आदमी जिसका नाम आर्लिंगटन स्टीवर्ट है, उसे सफलतापूर्वक रिवाइव्ड कर लिया गया है। जुलाई 6 को स्टीवर्ट बर्न यूनिट से डिस्चार्ज होता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। कुछ समय बाद स्टीवर्ट एक अनजाने पर्पस वाले डिवाइस का क्रिएशन करता है और उसे रेजिडेंशियल इलाकों में पहुंचाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी मंशा अब भी रहस्य बनी रहती है। दिसंबर, रिचमंड, वर्जीनिया। सुबह के 5 बजे आर्थर और नॉर्मा लुइस की नींद दरवाजे पर दस्तक से खुलती है। आधी नींद में नॉर्मा अनमने ढंग से जाकर दरवाजे की झिरी से झांकती है। वह सिर्फ एक कार को दूर जाते हुए देख पाती है। जब नॉर्मा दरवाजा खोलती है तो उसे पोर्च पर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। वह उसे अंदर ले आती है। नाश्ते के दौरान आर्थर, नॉर्मा और उनके बेटे वॉल्टर उस पैकेज को खोलते हैं। पैकेज के अंदर एक अजीब डिवाइस होता है। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट डोम होता है जिसके नीचे एक बटन है, लेकिन इसे खोलने के लिए कोई चाबी नहीं होती। इसके साथ एक कार्ड भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम 5 बजे उनसे मिलने आएंगे। वे इस नाम का कोई शख्स नहीं जानते, इसलिए इसे गलती से आया हुआ पार्सल मानकर अपने रूटीन में लग जाते हैं। नॉर्मा वॉल्टर को स्कूल बस तक छोड़ने जाती है और फिर उसी स्कूल में पहुंचती है जहां वह लिटरेचर की टीचर है। क्लास के दौरान एक स्टूडेंट चार्ल्स अचानक पूछता है, मैम, आप लंगड़ा कर क्यों चलती हैं? नॉर्मा इस सवाल से हैरान और शर्मिंदा होती है। वह अनसुना करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स जिद पकड़ लेता है और कहता है कि वह अपनी क्लास को सच बताए। न चाहते हुए नॉर्मा अपना जूता उतारती है। उसकी टांग पर सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। माहौल में खामोशी छा जाती है। तभी घंटी बजती है और बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं। जाते जाते चार्ल्स के चेहरे पर एक संदिग्ध मुस्कान होती है। इस बीच आर्थर, जो नासा में काम करता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है। यह वाइकिंग प्रोजेक्ट पर है जिसमें मंगल ग्रह पर एक्सप्लोरेशन शामिल है। आर्थर ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक खास कैमरा बनाया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार नासा के डायरेक्टर नॉर्म काहिल से सवाल करता है कि नासा का इस प्रोजेक्ट से क्या संबंध है। उसने यह भी नोटिस किया कि एक नासा प्रतिनिधि कमरे में मौजूद है। अटकलें लगने लगती हैं कि नासा कुछ छुपा रहा है। काहिल किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। लौटकर आर्थर अपनी लैब में वापस आता है जहां वह अपने मुख्य काम के अलावा एक पर्सनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा होता है, नॉर्मा के लिए एक प्रोस्थेटिक टांग। नॉर्मा के बचपन में उसका भाई गलती से उसके पैर पर एक डंबल गिरा देता है। उसका एक पैर टूट जाता है। अस्पताल में डॉक्टर एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करता है, लेकिन लापरवाही से वह ज्यादा देर तक मशीन चालू छोड़ देता है। इससे नॉर्मा की टांग की 4 उंगलियां खतरनाक स्तर की रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। अब यह याद, वह डिवाइस और शाम को आने वाला मिस्टर स्टीवर्ट, इन सब का रहस्य क्या है? स्कूल में प्रिंसिपल नॉर्मा को बुलाते हैं और अफसोस जताते हुए बताते हैं कि उनके बच्चों के लिए मिलने वाली ट्यूशन डिस्काउंट अगले सेमेस्टर से बंद हो जाएगी। यह सुनकर नॉर्मा हैरान रह जाती है क्योंकि उनका परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। शाम को नॉर्मा मायूस होकर घर लौटती हैं और टीवी देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर वह एक अजनबी को देखती हैं जिसका चेहरा जलने से बुरी तरह झुलसा हुआ है। वह आदमी खुद को मिस्टर स्टुअर्ट बताता है। ये रहस्यमयी आदमी पूछता है कि क्या उन्हें बटन वाली डिवाइस वाला पैकेज मिला है। फिर वह अंदर आने की बात कहता है, ये दावा करते हुए कि उसके पास उनके लिए एक बिजनेस डील है। नॉर्मा उसे रसोई में ले आती है जहां स्टुअर्ट उस डिवाइस की चाबी निकालता है जिससे डिवाइस के ऊपर लगे ग्लास डोम को खोला जा सके। स्टुअर्ट समझाता है कि अगर नॉर्मा उस बटन को दबाती है तो 2 चीजें होंगी। दुनिया में कहीं किसी अनजान व्यक्ति की मौत हो जाएगी और उन्हें $1 करोड़ कैश मिलेगा। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वह उन्हें नोटों से भरा एक ब्रीफ केस दिखाता है और अंदर आने देने के लिए $100 का नोट बतौर शुक्रिया देता है। नॉर्मा इस डील को सच मानने के लिए संघर्ष करती है और पूछती है कि स्टुअर्ट किसके लिए काम करता है, लेकिन स्टुअर्ट 3 सख्त नियमों का जिक्र करता है। 8 वह अपने एम्प्लॉयर की पहचान नहीं बता सकता। 2 नॉर्मा इस डील के बारे में सिर्फ अपने पति आर्थर से बात कर सकती है। 3 उनके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। स्टुअर्ट अगली शाम 5 बजे डिवाइस लेने लौटेगा और इसे किसी और परिवार को दे देगा जो इसी तरह का चुनाव करेंगे। इस बीच नासा में काम करने वाले आर्थर को एस्ट्रोनॉट कॉर्ट से एक लेटर मिलता है। उत्साहित होकर वह उसे खोलते हैं, लेकिन यह जानकर टूट जाते हैं कि उनकी एप्लीकेशन साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन में फेल होने के कारण रिजेक्ट हो गई है। हतोत्साहित आर्थर अपने बॉस कैहिल से बात करते हैं जो उन्हें एक नई कैमरा तकनीक पर काम जारी रखने की सलाह देते हैं। हालांकि यह प्रोजेक्ट उपयोगी है,
ये आर्थर के सपनों का करियर नहीं है। शाम को जब आर्थर घर लौटते हैं तो नॉर्मा उन्हें स्टुअर्ट के ऑफर के बारे में बताती हैं। शुरुआत में आर्थर इसे धोखा मानते हैं, लेकिन नॉर्मा को विश्वास है कि यह सच है। आर्थर सलाह देते हैं कि इसे अगली सुबह तक टाल दे और वे थिएटर के लिए तैयार होने लगते हैं। नॉर्मा डिवाइस को एक कमरे में बंद कर देती है। जब वे बाहर होते हैं, उनका बेटा वॉल्टर पूछता है कि क्या कोई स्टुअर्ट उनसे मिलने आया था। नॉर्मा किसी से इस बारे में बात करने की मनाही के चलते उसका सवाल टाल देती है। प्ले के दौरान भी दोनों स्टुअर्ट के ऑफर के बारे में सोचते रहते हैं। यह बात उन्हें अनजान रहती है कि एक अजनबी छाया से उन्हें देख रहा है। रात को घर लौटकर आर्थर डिवाइस की जांच करते हैं। उन्हें यह पूरी तरह खाली मिलता है, न कोई ट्रांसमीटर न कोई रेडियो। वह कहते हैं अगर हम अभी बटन दबा दें तो उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नॉर्मा के लिए स्थिति उलझन भरी है। उन्हें अजीब तरीके से स्टुअर्ट पर भरोसा है। उस रात बिस्तर पर नॉर्मा इस बात पर जोर देती हैं कि वे खुद इतनी बड़ी रकम कभी नहीं कमा सकते। वह कहती हैं कि उन्हें अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए। आर्थर ये कहते हुए विरोध करते हैं कि वह एक बेहतर नौकरी ढूंढ लेंगे और वे खुद कुछ कर लेंगे। अगली सुबह नॉर्मा अपने सर्जरी को टालने की बात करती हैं क्योंकि उनका आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। आर्थर उन्हें शांत करने के लिए सुझाव देते हैं कि वे बटन दबाकर देख लें कि क्या होता है, लेकिन नॉर्मा डर और अपराध बोध से जूझ रही हैं। वह फैसला नहीं कर पाती और डिवाइस को एक सेफ में बंद कर देती है। फिर दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रिसर्च सेंटर में एयरोस्पेस इंजीनियर जेफरी एक तनावपूर्ण फोन कॉल पर अपनी डरी हुई पत्नी से बात करते हैं। नॉर्मा ने जेफरी से फोन पर बात करते हुए कहा कि उसने दिनदहाड़े एक महिला को स्टोर से अगवा होते हुए देखा। जेफरी ने घबराकर उससे घर के अंदर लॉक हो जाने की गुजारिश की और वादा किया कि वो जल्दी ही घर पहुंच जाएगा। वो यह नहीं जानता था कि कोई अजनबी उसे भी देख रहा है। शाम को जब आर्थर घर लौटा तो उसने बताया कि स्टुअर्ट ने उन्हें जो बिल दिया था वह असली था। जहां आर्थर इस बात से जूझ रहा था कि किसी की जान लेकर पैसा लेना नैतिक रूप से गलत है, वहीं नॉर्मा ने तर्क दिया कि हो सकता है वो पीड़ित कोई मासूम न हो बल्कि कोई अपराधी हो। इस बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। अचानक एक आवेग में नॉर्मा ने बटन दबा दिया, इससे पहले कि आर्थर उसे रोक पाता। दूसरी तरफ एक पड़ोसी ने पास के घर से चीखें और गोली की आवाज सुनने के बाद आपातकालीन सेवाओं को कॉल किया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने लिविंग रूम में एक महिला की लाश और बाथरूम में छिपी हुई उसकी डरी सहमी बेटी को पाया। थोड़ी ही देर बाद स्टुअर्ट लुइस परिवार के घर आया और वादा किया हुआ 1 करोड़ उन्हें सौंप दिया। सदमे और अपराध बोध से भरे आर्थर और नॉर्मा ने वो पैसे स्वीकार कर लिए। स्टुअर्ट बॉक्स को वापस लेते हुए उन्हें आश्वस्त करता है कि यह ऑफर अब किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसे वे नहीं जानते। पश्चाताप से भरे आर्थर ने ब्रीफकेस उठाया और स्टुअर्ट के पीछे भागते हुए उससे पैसे वापस लेने की गुजारिश की, लेकिन स्टुअर्ट ने इनकार करते हुए कहा, मुझे खेद है मिस्टर लुइस, बटन दब चुका है। आर्थर ने किसी तरह स्टुअर्ट की कार का नंबर याद रखा और उसे नोट कर लिया ताकि वह उस अजीब आदमी के बारे में और पता लगा सके। उधर नॉर्मा ने अपने फैसले पर पछतावा करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि जब स्टुअर्ट ने कहा कि किसी अजनबी को अगली ऑफर दी जाएगी तो इसका मतलब है कि जल्द ही वे खुद भी शिकार बन सकते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में नॉर्मा के पिता ऑफिसर डिक बर्न्स उस महिला के केस पर काम कर रहे थे जिसे गोली मारी गई थी। यह पता चला कि वह महिला जेफरी की पत्नी थी जो गोली चलने के बाद एक अज्ञात दिशा में भाग गया था। अधिकारी यह जानकर हैरान थे कि एक देखभाल करने वाला पति और पिता जो नासा में काम करता है अपराध तक कैसे पहुंच सकता है। दूसरी तरफ लुइस परिवार की जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। आर्थर ने आखिरकार अपनी पत्नी को ऐसा प्रोस्थेटिक दिया जिससे वह बिना दर्द और लंगड़ाए यहाँ तक कि हील्स में भी चल सकती थी। दोनों ने नॉर्मा की बहन की शादी से पहले के डिनर में भाग लिया। डिनर के दौरान नॉर्मा के माता पिता ने एक खेल खेला जिसमें मेहमानों के बीच उनके द्वारा लाए गए गिफ्ट्स बांटे जाने थे। आर्थर को पहले गिफ्ट चुनने का मौका मिला। उसने सभी बॉक्स देखे और फिर मेहमानों की ओर देखा। तभी उसकी नजर नॉर्मा के स्टूडेंट चार्ल्स पर पड़ी जो वेटर का काम कर रहा था। चार्ल्स ने उसे पीस का इशारा किया और उत्साहित आर्थर ने सबसे साधारण दिखने वाला बॉक्स चुना जो स्टुअर्ट के बॉक्स जैसा ही था। मेहमानों ने जोर दिया कि आर्थर बॉक्स को वहीं खोले। जब उसने बॉक्स खोला तो वह और नॉर्मा यह देखकर डर गए कि उसमें स्टुअर्ट की एक फोटो थी जो उसके चोटिल होने से पहले की थी। उधर घर पर वॉल्टर डाना से बात कर रहा था। जब डाना ने अचानक विंडो के बाहर किसी की परछाई देखी, वह वॉल्टर का ध्यान भटकाने के लिए उससे उसके पिता के काम के बारे में पूछने लगी। वॉल्टर उसे बेसमेंट में ले गया जहां नासा के वाइकिंग मार्स लैंडिंग से जुड़ी कई जानकारियां और उसके पिता द्वारा बनाई गई कैमरा तकनीक रखी हुई थी।
पार्टी में आर्थर ने डिक बर्न्स से स्टुअर्ट की कार की जांच करने के लिए कहा, जबकि चार्ल्स उसे लगातार देखता रहा। आर्थर को उस अजनबी की नजरों से असहज महसूस हुआ और उसने नॉर्मा के सहकर्मी से पूछा कि वह कौन है। सहकर्मी ने बताया कि चार्ल्स ने एक बार क्लास में उसे अपमानित करते हुए अपनी टांग दिखाने को मजबूर किया था। इसी दौरान एक और वेटर ने नॉर्मा को बताया कि उसके लिए फोन कॉल है, लेकिन वह अचानक बीमार महसूस करने लगा। नॉर्मा ने फोन उठाया और दूसरी तरफ स्टुअर्ट था। उसने कहा कि उसे पता है कि उसके पति ने उसकी कार के बारे में पुलिस से संपर्क किया है, क्योंकि उसके लिए काम करने वाले लोग हर जगह हैं। स्टुअर्ट ने चेतावनी दी कि अब मुसीबत आना तय है। नॉर्मा ने उसे निवेदन किया कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। स्टुअर्ट ने जवाब दिया, तुम्हें बटन नहीं दबाना चाहिए था। आर्थर घर लौटता है और नॉर्मा से पूछता है कि उसने डाना से कहाँ मुलाकात की थी। नॉर्मा बताती है कि वह उससे एक स्कूल ट्रिप के दौरान मिली थी। आर्थर उसे लड़की का असली नाम बताता है। उस रात आर्थर को अचानक एहसास होता है कि उसने स्टुअर्ट को पहले कहीं देखा है। वह बेसमेंट में जाता है और वाइकिंग मिशन के प्रतिभागियों के बीच स्टुअर्ट की एक फोटो ढूंढ लेता है। अगले दिन स्टुअर्ट फिर से नॉर्मा को कॉल करता है और उसे याद दिलाता है कि वे पुलिस से संपर्क न करें। नॉर्मा उससे मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि वह अभी उनके बैकयार्ड में है। उसी समय एक अजीब सा शख्स जिसका मुंह चौड़ा खुला है उनके घर के बाहर चलता हुआ दिखाई देता है। स्टुअर्ट कॉल काट देता है और पता चलता है कि वह नासा की एक सीक्रेट लैबोरेटरी में है। इस बीच एक नासा एजेंट काहिल से लूनर लैंडिंग मॉड्यूल और हैंगर की मांग करता है। वह यह भी बताता है कि नासा का स्टाफ एक सीक्रेट मिशन में शामिल होगा, लेकिन इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं देता। आर्थर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां डिक उसे बताता है कि कार की लाइसेंस प्लेट नासा की है। यह सुनकर आर्थर स्तब्ध रह जाता है। अचानक आर्थर को डिक की डेस्क पर जेफरी की मृत पत्नी की फोटो दिखाई देती है। डिक इस अजीब क्राइम के बारे में बात करता है और पता चलता है कि जब नॉर्मा ने बटन दबाया था, उसी समय जेफरी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। आर्थर डिक से उसे क्राइम सीन पर ले जाने के लिए कहता है, हालांकि डिक समझ नहीं पाता कि आर्थर को इसमें क्या दिलचस्पी है। जेफरी के घर में आर्थर स्टुअर्ट की एक और फोटो और एक पोलरॉइड पिक्चर ढूंढता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन मैनुअल का टेक्स्ट बुक और एक कैटलॉग नंबर होता है। डिक के ध्यान भटकने पर आर्थर फोटो चुरा लेता है। नॉर्मा और उसकी माँ शॉपिंग कर रही होती हैं, जब एक महिला उनके पास दौड़ती हुई आती है। वह जैसे ट्रांस में होती है और कहती है कि स्टुअर्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में नासा को पता है और सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा है। वह नॉर्मा को एक पेपर देती है और कहती है कि रिचमंड लाइब्रेरी से एक बुक मंगवाए, जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। वह यह भी चेतावनी देती है कि किसी पर भरोसा न करे, यहाँ तक कि अपने पति पर भी नहीं। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। नॉर्मा और आर्थर अलग अलग रिचमंड लाइब्रेरी जाते हैं। आर्थर को लाइटनिंग नाम की बुक मिलती है, जिसमें यह लिखा होता है कि स्टुअर्ट पर लाइटनिंग गिरी थी। जैसे ही वह लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लाइब्रेरी पेट्रन्स उसका पीछा करने लगते हैं। वह रीडिंग रूम में भागता है, जहां वह एग्जिट खोजने की उम्मीद करता है, लेकिन वहां तेज रोशनी उसे अंधा कर देती है और स्टुअर्ट की पत्नी क्लीमन उस रोशनी में प्रकट होती है। इस बीच नॉर्मा को नासा हैंगर के डिस्ट्रक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण हुई थी। कुछ महीने पहले स्टुअर्ट के पूरी तरह स्वस्थ होने के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक रहस्यमयी महिला नॉर्मा को स्टुअर्ट के पास ले जाती है। स्टुअर्ट समझाता है कि बिजली गिरने के बाद से वह अब अंतरराष्ट्रीय बुद्धिमत्ता के साथ संवाद कर सकता है। स्टुअर्ट नॉर्मा से पूछता है कि जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसे क्या महसूस हुआ। उसे लगता है कि उसने उसके प्रति दया महसूस की होगी, लेकिन नॉर्मा कहती है कि उसने प्यार महसूस किया, यह समझते हुए कि ऐसी चोट कितना दर्द दे सकती है। स्टुअर्ट उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है और नॉर्मा बेहोश हो जाती है। इसी समय क्लीमन घोषित करती है कि स्टुअर्ट उन्हें परख रहा है और आर्थर को एक कमरे में ले जाती है, जहां फर्श में 3 रास्ते हैं। 2 रास्ते इटर्नल डैम्नेशन की ओर जाते हैं और एक सैल्वेशन की ओर। क्लीमन अपना हाथ बढ़ाती है और सभी रास्ते पानी के स्तंभ में बदल जाते हैं। आर्थर चार्ल्स के इशारे को याद करते हुए दूसरा रास्ता चुनता है। पानी का स्तंभ उसे उज्जवल सुरंग से होते हुए सीधे उसके बेडरूम में ले जाता है, जहां नॉर्मा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। उसे यह याद नहीं रहता कि वह लाइब्रेरी से घर कैसे पहुंची। पानी लुइस के घर में भर जाता है और वॉल्टर अपने माता पिता से इसका कारण पूछता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं बताते। इस बीच काहिल गुप्त रूप से एक CIA एजेंट से मिलता है, जो समझाता है कि स्टुअर्ट पर बिजली गिरने के तुरंत बाद जब विकिंग मिशन से पहला डेटा आया, वह कुछ और बन गया था। स्टुअर्ट की मृत्यु बर्न यूनिट में भर्ती होने के तुरंत बाद हो गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद मॉर्ग में वह हंसते हुए जाग उठा।
स्टीवर्ट को एक गुप्त सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां यह पाया गया कि वह सुपरह्यूमन एबिलिटीज विकसित कर चुका है। उसका शरीर सामान्य से कई गुना तेजी से ठीक हो जाता है। CIA एजेंट बाद में स्टीवर्ट से मिलता है और पूछता है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉक्स क्यों चुना। स्टीवर्ट, या जो अब वह बन चुका है, कहता है कि बॉक्स लोगों की जिंदगी में हमेशा साथ रहता है, घर, कार, टीवी और अंत में एक टिक कॉफिन। वह कहता है कि ट्रायल्स के खत्म होने के बाद वह अपने मिस्टीरियस एम्प्लॉयर्स को डेटा सौंप देगा और मानवता का भविष्य उनके हाथों में होगा। स्टीवर्ट दावा करता है कि उसकी परीक्षा पास करना बहुत आसान है, बस बटन नहीं दबाना है। अगर लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को स्पीसीज के भले के लिए त्याग नहीं सकते, तो मानवता के पास बचने का कोई मौका नहीं है। उसके एम्प्लॉयर्स को एक्सटिंक्शन तेज करनी पड़ेगी। इसके बाद स्टीवर्ट के लिए काम कर रहे सभी ज़ॉम्बीफाइड लोग, जिसमें डाना भी शामिल है, एक प्रकाश के बादल में प्रवेश करते हैं। मैसाचुसेट्स में एक नए एक्सपेरिमेंट की तैयारी शुरू होती है। इस बीच लुइस परिवार अपनी बहन की शादी में जा रहा होता है, लेकिन तनाव में होता है। आर्थर बताता है कि उसने जो लाइट फ्लो अनुभव किया था वह दुनियाओं के बीच मौजूद है और इसे शब्दों में समझाना कठिन है। इस बीच स्टीवर्ट के लिए काम कर रहे लोग उन पर निगरानी रखना जारी रखते हैं। आर्थर को अचानक खराब महसूस होता है और वह बाहर भागता है। तभी जेफरी अचानक कोने से प्रकट होता है और आर्थर के सिर पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि आर्थर के पास अब कोई मौका नहीं बचा, लेकिन वह अब भी बच सकता है। जेफरी ने आर्थर को अपनी कार में बैठाया और उसे एक बुक दिखाई, ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन मैनुअल। यह एक सीक्रेट CIA डॉक्यूमेंट था। उन्होंने बताया कि लोगों को तब बीमार महसूस होता है जब स्टीवर्ट उनके दिमाग पर कब्जा करता है। वॉल्टर ने देखा कि उसके पिता गायब हैं और वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन नॉर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ अजीब आदमी निकले और वॉल्टर और नॉर्मा दोनों का अपहरण कर लिया। इस बीच जेफरी ने समझाया कि स्टीवर्ट ने उसकी बेटी और वॉल्टर का अपहरण किया है और उन्हें उसी मोटल में रखा गया है जहां आर्थर ने पहले डैना को छोड़ा था। वह जगह किसी ट्रांसपोर्टेशन हब की तरह थी, जहां पूल एक ट्रांजिशन गेट का काम करता था। जेफरी ने यह भी कबूल किया कि उनके परिवार में बटन दबाने का फैसला उसकी पत्नी ने लिया था और नतीजतन उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी। अचानक एक व्यक्ति सांता क्लॉज के वेश में रोड पर आ जाता है, जो साफ तौर पर स्टीवर्ट के लिए काम कर रहा था। आखिरी पल में जेफरी ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। जल्द ही पुलिस वहां पहुंची, जिसमें डिक नाम का एक अधिकारी लीड कर रहा था, लेकिन कार में केवल जेफरी का शरीर मिला। आर्थर खुद को नासा के हैंगर में पाता है, जहां उसका स्वागत काहिल करता है। काहिल ने चेतावनी दी कि आर्थर का कोई भी फैसला बहुत गंभीर परिणाम ला सकता है। कुछ समय बाद आर्थर और नॉर्मा अपने घर लौटते हैं, लेकिन वहां स्टीवर्ट पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। स्टीवर्ट ने कबूल किया कि वह उनकी निष्ठा की सराहना करता है, लेकिन चूंकि उन्होंने बटन दबाया है, वे अब सबसे कठिन परीक्षा से नहीं बच सकते। स्टीवर्ट ने समझाया कि वॉल्टर की सुनने और बोलने की क्षमता को कृत्रिम रूप से बंद कर दिया गया है। अब उनके पास दो विकल्प थे। वे $1 मिलियन ले सकते थे और अपने बेटे की सीमित क्षमताओं के साथ जीवन समायोजित कर सकते थे, या आर्थर नॉर्मा को गोली मार सकता था। ऐसा करने से वॉल्टर फिर से ठीक हो जाएगा और वह $1 मिलियन को अपने 18वें जन्मदिन पर एक्सेस कर सकेगा। नॉर्मा खुद को गोली मारने के लिए तैयार हो जाती है ताकि आर्थर को इस स्थिति में न डाला जाए, लेकिन स्टीवर्ट जोर देकर कहता है कि गोली आर्थर को चलानी होगी। अचानक आर्थर गन उठाता है और स्टीवर्ट के सिर पर तान देता है। स्टीवर्ट ने चेतावनी दी कि अगर उसने उसे मारा तो वॉल्टर ठीक नहीं होगा, आर्थर जेल चला जाएगा और कोई और उसकी जगह ले लेगा। जाने से पहले स्टीवर्ट उन्हें बताता है कि वॉल्टर वॉशरूम में है। दोनों ऊपर भागते हैं और अपने बेटे की चीखें सुनते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। आर्थर ने वॉल्टर से दूर हटने को कहा, लेकिन वह सुन नहीं पा रहा था। नॉर्मा रोते हुए आर्थर से विनती करती है कि वह उसे गोली मार दे, क्योंकि वह अपने बेटे को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकती। वह अपने फैसले के लिए माफी मांगती है और आखिरी बार दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे अगले जीवन में मिलेंगे। आखिरकार आर्थर गोली चलाने का फैसला करता है। ठीक उसी वक्त एक और जोड़ा वही बटन दबा देता है। जल्द ही स्टीवर्ट उस नए परिवार से मिलने पहुंचता है और एक बार फिर बंदूक चलने की आवाज रेस्क्यू सर्विस तक पहुंचती है। आर्थर वॉशरूम में वॉल्टर को देखने के लिए दौड़ता है और पाता है कि वह अब सुन और बोल सकता है, लेकिन उसी पल पुलिस घर में घुस जाती है। आर्थर को गिरफ्तार करने के बजाय उसे एक नासा वाहन में बैठाया जाता है। काहिल उसे भरोसा दिलाता है कि वह और उसका बेटा ठीक रहेंगे। इस बीच स्टीवर्ट उस बटन को नए परिवार से ले लेता है और अगले टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है, क्या आप अपनी भलाई के लिए
किसी अजनबी की जिंदगी की कुर्बानी देंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी सपोर्ट ही हमारा हौसला है। मिलते हैं अगली कहानी के